हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक कंप्लीट किया था, आज उसके आगे से शुरू करने वाले थे। मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में है वो हम लोग जेल से शुरू करेंगे। तो मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो आपको आवाज़ हो सकता है थोड़ी चेंज आएगी, लेकिन आप इसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि कंटेंट वही है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेल। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 सेंट्रल जेल है। कितने? 5 सेंट्रल जेल है। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग। फिर है राज्य में बस्तर के मसगांव में स्थित जेल प्रदेश की एकमात्र जेल, मतलब खुली जेल थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रदेश की एकमात्र खुली जेल कौन सी थी। तो याद रखिएगा, राज्य में बस्तर के मसगांव में एक जेल खुली थी, वह एकमात्र ओपन जेल थी। आगे देखिए, जेल मुख्यालय में सर्वोच्च अधिकारी को जेल महानिदेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेल महानिदेशक, जो कि आईपीएस संवर्ग के ही अधिकारी होते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी जेलों की संख्या टोटल कितनी है? 33। ये भी आपको याद रखना है, टोटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वायत्त शासन पंचायती राज व्यवस्था। फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया था। ये मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में बहुत विस्तार से बताया है कि 73rd जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा क्या किया गया था कि सभी राज्य में अनिवार्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सहित एकीकृत मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जहां पर 73वां और 74वां संशोधन की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नई पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके पूर्व में मध्य प्रदेश में 1962 में एक अधिनियम बनाया गया था। 1981 में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था लागू की गई थी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या नोट करना है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, ये आपका 30 दिसंबर 1993, इस टाइम पे क्या हुआ था? मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1993 विधानसभा में पारित हुआ था। आगे देखिए, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। फिर है 25 जनवरी 1994 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। फिर है 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ शासन के विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 बनाया गया। 18 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश राजपत्र में प्रकाशित। फिर 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 जो है वो प्रवृत्त हुआ था। इस आदेश के अनुसार 3/10/2000 को, मतलब वहाँ तक संशोधित मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 का अनुकूलन कर इसे पूरे राज्य यानी छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया था। फिर देखिए, यह भी प्रावधान आगे किया गया कि मान लीजिए नवंबर 2000 है, ठीक है, तो ये वाले ईयर के बाद का जो ईयर होगा उसमें मध्य प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए हैं वे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लागू नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि अब अलग से अगर जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो लागू होगा वो संशोधन ही छत्तीसगढ़ पे लागू होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब अलग अलग हो चुके हैं ना, 2 स्टेट बन गए, तो दोनों के अलग अलग कानून होंगे, ठीक है। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत दिया है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। बाकी जिला पंचायतों की संख्या 2, मतलब अभी 2025 में भी आप देखें 2025-26 में, तो अभी जिला पंचायत 27 है, ठीक है। फिर उसके बाद जिला कितना है? 33 है। फिर जनपद पंचायतों की संख्या अभी 146 सही है। ग्राम पंचायत वर्तमान में कितने हैं? डेटा के अनुसार 11,693, इसको नोट कर लीजिए ना, 11,693। उसके अलावा एक और चीज़ देखिए, तहसील कितना है? तहसील कितना है छत्तीसगढ़ में? 253। कितना है? 253। आगे देखिए, नगर निगम कितना है? तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम अगर बोला जाए तो, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, नगर निगम है 14, ठीक है। और नगर पालिका कितने हैं? नगर पालिका हमारा है
59। कितने हैं नगर पालिका? 59। नगर पंचायत कितने हैं? नगर पंचायत, छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत की संख्या जो है वो 123 है। ठीक है, मैंने लिख दिया, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 14 लिख लीजिएगा, नगर निगम, नगर पालिका 59 और नगर पंचायत 123। ये एकदम नवीनतम सूची के अनुसार मैं आपको डेटा बता रही हूँ, तो इसको आप अपने कॉपी में आराम से नोट कर लीजिए। फिर आगे आइए, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स लिखा हुआ है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिला पंचायत, फर्स्ट हमारा क्या है? जिला पंचायत। आप लोग जानते हैं जिला पंचायत क्या होता है? प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके जो पदाधिकारी होते हैं वो, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिला पंचायत का गठन किया जाता है। यानी कि जिले के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका जो सॉल्यूशन होता है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य आपस में मिलकर निकालते हैं। फिर आगे देखिए जनपद पंचायत। विकास खंड में जनपद पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके पदाधिकारी हैं सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सेम टू सेम जिस तरीके से जिला पंचायत में होते हैं, बट जनपद पंचायत जो है वो जिला पंचायत से थोड़ा छोटा है। फिर आगे देखिए ग्राम पंचायत, एक या एक से अधिक राजस्व ग्रामों को मिलाकर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में 3 तरह के पदाधिकारी होते हैं, पंच, उपसरपंच और सरपंच। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि कार्यकाल, पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में अगर 4 वर्ष या 3 वर्ष रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। निर्धारित समय से पूर्व यदि पंचायत का जो पद है वो क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि चुनाव जो है वो 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। फिर इसके आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया में है कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि उप सरपंच का प्रत्यक्ष, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि उप सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, आगे देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। निर्वाचन की वह पद्धति, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है ना, कि जिसमें पद के लिए प्रत्याशी का जो चुनाव होता है वो सीधे मतदाता नहीं करते हैं, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो कि अंततः उन पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है आरक्षण। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो कुल सीटों का 50% स्थान जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और महिलाओं को आरक्षण वर्गवार पृथक पृथक दिया गया है। ये आज की क्लास का एक तरीके से बोला जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्ट है। एक एक करके देखिए, प्रमुख प्रावधानों में कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग एवं वित्त आयोग का गठन। उसके अलावा है महिलाओं को 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण। फिर उसके बाद है पंचायत सदस्यता हेतु न्यूनतम वर्ष कितने होने चाहिए? 21। याद रखना है, ठीक है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, किसी भी पद की रिक्तता की स्थिति में 6 माह के भीतर जो चुनाव है वो अनिवार्य है। फिर है ग्राम पंचायतों के कार्यों पर नियंत्रण एवं जनता की भागीदारी के लिए ग्राम सभा का गठन किया गया है। फिर देखिए, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाने का अधिकार। ये सब क्या है? प्रमुख प्रावधान है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब विविध प्रावधानों में देख लीजिए, निर्वाचन के लिए अपात्रता, यानी व्यक्ति निम्न स्थिति में पंचायत के पदों के लिए निर्वाचन में खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा। कौन कौन सी वो स्थिति है? देखिए, सबसे पहले जो साक्षर नहीं है। जो साक्षर नहीं है का मतलब 30 वर्ष से कम आयु के अगर कोई है तो वो नहीं इसमें खड़ा होगा, ठीक है।
फिर आगे देखिए, जिसके निवास परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष के बाद भी जलवाहित शौचालय नहीं हो। याद रखिएगा, जहाँ पर शौचालय नहीं है वह भी इसमें पात्र नहीं होगा। फिर देखिए, पंचायत की देनदारी हो उससे मांग की जाने के बाद 30 दिन के भीतर जमा नहीं करने पर। फिर उसके बाद आगे देखिए, किसी भी पंचायत अथवा शासकीय भूमि या फिर भवन पर अतिक्रमण किया गया हो। फिर देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्डों या फिर निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब ये सारे सिचुएशन है जिसके लिए अगर जो चीज़ व्यक्ति कर रहा हो, ठीक है, तो वो अपात्र हो जाता है निर्वाचन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले आजकल बनते हैं ना, ए और बी, फिर उसमें ऑप्शंस में रहेगा ए एंड बी, ओनली ए, इस तरीके का। तो उस तरीके का क्वेश्चन जो इस तरीके से बनाया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारे जब बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं ना, इनको रॉन्ग करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं। फिर आगे देखिए, पद से हटाने के तरीके। पंचायत राज कानून में पंच और सरपंच को उनके पद से हटाने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। फिर है राइट टू रिकॉल, सरपंच तथा पंच को मतदाताओं द्वारा वापस बुलाने का अधिकार। फिर है पंचायत पदाधिकारी का निलंबन। फिर है पंचायत के पदाधिकारियों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हटाया जाना। फिर है पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उनको जो भी पंच और सरपंच है उनको उनके पद से हटाने के तरीके हैं। या तो सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वो हट जाएंगे, या राइट टू रिकॉल यानी कि सरपंच और पंच को मतदाताओं द्वारा वापस बुलाने का भी अधिकार है कि मान लीजिए चुनाव हो गया, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये बोल सकते हैं कि हो गया, हम वापस से दूसरे को बनाना चाहते हैं, आप काम मत कीजिए, वो वाला ना। तो फिर वो लोग अपने पद पे नहीं रहेंगे, इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। फिर उसके बाद है पंचायत पदाधिकारी का निलंबन हो जाए, या फिर पंचायत के पदाधिकारियों का जो सक्षम प्राधिकारी है वो सक्षम प्राधिकारी हटा दे पंचायत के पदाधिकारियों को, तो भी ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद है पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा खुद से ही अगर त्याग पत्र दे दिया जाए यानी रिज़ाइन कर दिया जाए तो भी हो सकता है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, जिला पंचायत उसके मेंबर होते हैं, जनपद पंचायत के भी मेंबर इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद है ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच। ठीक है, ये सब का क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका किसका होता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जनपद पंचायत के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। फिर ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच हैं उनका भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो जिला पंचायत के होते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी। फिर है जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। फिर ग्राम पंचायत के हैं पंचायत सचिव। ठीक है, फिर आगे देखिए ग्राम सभा। तो पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को स्वायत्त शासी इकाई के रूप में सशक्त किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि कार्य योजना का अनुमोदन, आय व्यय का अनुमोदन है, हितग्राहियों का चयन है एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने की योजनाओं का अनुमोदन, मॉनिटरिंग, नियंत्रण पंचायत राज व्यवस्था में प्रथमतः कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी। ये सारे कार्य जो मैंने आपको बताया है ना कि कार्य योजना का अनुमोदन हो गया, या फिर आय व्यय का अनुमोदन हो गया, हितग्राहियों का चयन हो गया, गरीबी रेखा से कौन कौन उसके नीचे रह रहा है उन लोगों को उठाने के लिए किस तरीके की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी जो योजनाएं बनाई गई है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ग्राम सभा बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है कि राज्यपाल जो होते हैं वो किसी भी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम घोषित करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। राज्यपाल किसी भी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम घोषित करता है। ऐसे प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम के सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती, इसको भी आप नोट करेंगे। फिर आगे यहाँ पर देखिए लिखा है ग्राम सभा की बैठक। तो ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य है। निम्न 4 तिथियों से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में बैठक अनिवार्य रखा गया है। फर्स्ट है 23 जनवरी तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, फिर है 14 अप्रैल तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, फिर है 20 अगस्त तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, फिर है 2 अक्टूबर तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में। माह जून में सुझाए गए तिथि को, माह नवंबर में सुझाए गए तिथि को बैठक बुलाना अनिवार्य है। इसके अलावा ज़रूरत होने पर ग्राम सभा की और भी बैठक बुलाई जा सकती है। आगे देखिए कोरम। कोरम में सामान्य क्षेत्र में 1/10 सदस्यों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। फिर अनुसूचित क्षेत्रों में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। याद रखना है इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस उपस्थिति यानी 1/10 में 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। 1/3 में भी 1/3 महिलाओं को होना आवश्यक है। फिर आगे देखिए अध्यक्षता। तो सामान्य क्षेत्र में सरपंच, उपसरपंच या चुना गया व्यक्ति, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति का ऐसा सदस्य जो कि सरपंच, उपसरपंच और कोई सदस्य न हो। अगर आपने PYQ देखा होगा, आपने देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है, यहाँ पर जितने भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको वो नया लगता है तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा है छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन। तो छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश का अंग था, देश के 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नगरीय स्वायत्तता के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य है। 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका एवं पंचायती राज्य विधेयक 1993 पारित किया गया है। वर्तमान में मैंने आपको कितने नगर निगम बताए हैं? 14 नगर निगम बताए हैं। नगर पालिका मैंने आपको बताया है 59 और नगर पंचायत मैंने आपको क्या बताया है बताइए? नगर पंचायत मैंने आपको बताया है 123। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके काम आने वाली हैं। ये आपका 2025-26 का डेटा है, ठीक है। अब आगे देखिए नगर निकायों की संरचना। तो छत्तीसगढ़ में 3 तरह के नगर निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये हैं, ये कौन कौन से हैं? नगर पालिका निगम, यानी ये बृहत्तर नगरों के लिए हैं, ठीक है। फिर है नगर पालिका परिषद, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए जिनकी जो जनसंख्या है वो 20,000 से अधिक है। फिर उसके बाद है नगर पंचायत, सबसे छोटी इकाई, ऐसे संक्रमणशील नगर जिनकी जनसंख्या 5,000 से 20,000 हो, ये क्या होते हैं? नगर पंचायत होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर पालिका निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा है महत्वपूर्ण तथ्यों में। निकाय, नगर निगम, नगर निगम का जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो महापौर होता है। नगर पालिका का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। नगर पंचायत का मुख्य पदाधिकारी भी अध्यक्ष होता है। और याद रखना है प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? ये तो मुख्य पदाधिकारी है, एक होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है कुल सीटों का 1/3 स्थान जो है, कुल सीटों का 1/3 वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं को वर्गवार एवं पृथक पृथक आरक्षण दिया गया है। आगे देखिए कार्यकाल 5 वर्ष, कोई पद रिक्त हो जाने पर 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से निर्वाचन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन दी है, निर्वाचन प्रक्रिया किस हिसाब से होता है? सबसे पहले तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नगरीय निकायों के लिए चुनाव कौन करवाता है? तो नगरीय निकायों के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका किसका होता है? पार्षद का, पार्षद के लिए आप खुद ही वोट देते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आपको नगर पंचायत उपाध्यक्ष बनाना है किसी को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जिसको वोट दिए हैं, ठीक है, जिसको आपने जिताया है वोट देकर, वो लोग एक मीटिंग में आपस में बैठेंगे और वो लोग आपके लिए नगर पंचायत का उपाध्यक्ष या नगर पालिका उपाध्यक्ष चूज़ करते हैं। ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, डायरेक्टली चुनते हैं, जैसे पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष इत्यादि। ठीक है, देखिए और चीज़ें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें मत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली किन्नर महापौर निर्दलीय प्रत्याशी मधु किन्नर ने 2014 में रायगढ़ नगर निगम महापौर का चुनाव जीता था और वह छत्तीसगढ़ में पहली किन्नर महापौर बनी थी। ठीक है, नाम आपको याद रखना है ना। देखिए शिक्षा जो है ना वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो हम शिक्षा को क्या करेंगे, थोड़ा ड्रॉप करते हैं। शिक्षा के अलावा हम बाकी चीज़ें जो है वो भी कल ही देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में आपकी और बेहतर क्लासेस हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।